हेलो बच्चों, मैं ममता महेश्वरी सोशल साइंस की टीचर हूँ। आज हम डायरेक्ट ऑफ एजुकेशन दिल्ली से प्रोवाइड वर्कशीट करेंगे जो क्लास 9th की है। सब्जेक्ट सोशल साइंस, जिसका पार्ट होगा आज हम लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन। डेट होगी हमारी 17 सितंबर 2020 और वर्कशीट नंबर होगा हमारा 32। टॉपिक होगा हमारी चुनाव प्रणाली, जो लोकतांत्रिक राजनीतिक जीवन के लेसन का पार्ट नंबर 3 और चुनावी राजनीति उसका पॉइंट होगा हमारी चुनाव प्रणाली। हमने पिछली वीडियो नंबर 31 में हमने पढ़ा था कि चुनाव क्यों है, चुनाव की प्रक्रिया क्या है, लोकतंत्र में चुनाव क्यों जरूरी है, किन आधारों पर चुनाव को लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स पर हमने वर्कशीट नंबर 31 पे पढ़ा था और आज हमारी वर्कशीट होगी 32, जिसका टॉपिक होगा हमारी चुनाव प्रणाली। इस वीडियो को अंत तक देखते रहना, सुनते रहना, समझते रहना, और बार बार सुनते रहना, ताकि आपको ये वीडियो पूरा याद हो जाए। आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। तो चलते हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। आम चुनाव हमारे देश में, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। आप सभी ने 2019 में देखा होगा, जो मार्च से लेकर अप्रैल तक यह हमारे भारत में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो 17वीं लोकसभा थी और उसके चुनाव पूरे भारत में हुए थे और विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, दिल्ली विधानसभा के। तो ये चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आपने पूरी सुन रखी है, देख रखी भी है। तो किस तरह चुनाव होते हैं और आम चुनाव होते हैं, वो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन में या कुछ छोटे छोटे अंतराल में होते हैं। कभी 2 दिन बाद किसी राज्य में होते हैं तो कभी 2 दिन बाद किसी राज्य में होते हैं। इस तरह छोटे छोटे अंतराल में छोटे छोटे मतलब एक डेट, एक दिनांक निश्चित कर दी जाती है कि इस दिन इस राज्य में चुनाव होंगे और एक दिन इस राज्य में चुनाव होंगे। तो इस तरह हमारे भारत में लोकसभा और विधानसभा के हर 5 साल बाद में चुनाव होते हैं। अब हम पॉइंट नंबर 2 पे पढ़ते हैं कि उपचुनाव क्या है। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है, तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे उपचुनाव कहते हैं। अभी हाल ही का उदाहरण है, मध्य प्रदेश में किसी सदस्य का इस्तीफा हो गया था तो उस पर उपचुनाव होने वाले हैं या हो चुके हैं। तो उसे अगर हम किसी सदस्य का वो अपनी सीट खाली कर देता है या कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है या दूसरी पार्टी का किसी और पार्टी में चला जाता है, तो इस तरह वो सीट खाली हो जाती है उस राज्य की, तो वहाँ पे उपचुनाव कराए जाते हैं। या किसी प्रतिनिधि की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ पर भी हम उपचुनाव करते हैं। अब हमारा आता पॉइंट चुनावी क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र। फर्स्ट पॉइंट, चुनाव के उद्देश्य से सभी देशों को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं।
एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। जब हम चुनाव होते हैं तो देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह पर बांट दिए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, निर्वाचन क्षेत्र। आपके घर में से आपके मदर फादर माता पिता जो भी 18 साल से ऊपर हैं वो सभी चुनाव अपना वोट देने चाहते हैं, तो वो एक निर्वाचन क्षेत्र पर वोट देने के लिए जाते हैं और उस क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा के चुनाव होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, तो उस लोकसभा के चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जीतता है उसे सांसद कहते हैं और जो दिल्ली राज्यसभा या अन्य राज्यसभाओं में जो भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें हम विधायक कहते हैं। वार्ड, इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। आरक्षित चुनाव क्षेत्र, कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया। आरक्षित चुनाव क्षेत्र में क्या क्या पॉइंट है, मतलब कुछ कमजोर समझे जाने वाले समूह के लोगों के पास चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क नहीं पाया गया है, जिसके कारण देश की आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची है। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। आपने इस पॉइंट के बारे में समझा होगा कि कुछ कमजोर समझे जाने वाले लोग होते हैं, उन्हें क्या किया कि उन्हें आरक्षित कर दिया। जैसे अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के लोग ही वहाँ पर अपने मतदाता अपने प्रतिनिधि सदस्य वहाँ पे चुनाव के लिए खड़े कर सकते हैं और वहाँ पे कोई नहीं हो सकता है। तो इस तरह कुछ सीट एक आरक्षित कर दी गई हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं, जो कुछ कमजोर समझे जाते हैं। मतदाता सूची, मतदाता सूची क्या होती है? वोटर लिस्ट। हमारे देश में 18 वर्ष, हमारे देश में कितने वर्ष? 18 वर्ष या उससे ऊपर की उम्र के सभी उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। वही व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी मतदाता सूची में नाम हो, और वह व्यक्ति को कौन सी उम्र का होना चाहिए? 18 वर्ष का होना चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है।
एक हमें एक वोटर आई कार्ड मिल जाता है, जिससे हम निर्वाचित क्षेत्र पर वोट डालने जा सकते हैं। वोटर वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाले। जब भी हम निर्वाचन क्षेत्र में वोट डालने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास एक मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। वो हमारा खुद का होता है, हमारी स्वयं की पहचान होती है, जिसे हम प्रतिनिधि को वोट डाल सकते हैं, ताकि हमारी जगह पर कोई दूसरा वोट डालने वहाँ न पहुँचे। तो इस तरह हमें एक पहचान पत्र मिलता है और उसी के आधार पर हम वोट देने जाते हैं। उम्मीदवारों का नामांकन। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार मनोनीत करती है। मतलब आप पार्टियों के नाम तो जानते ही हैं, जैसे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम जनता पार्टी, आपकी सरकार, समाज दल पार्टी, इस तरह बहुत सारी पार्टियां होती है। तो वो सभी पार्टियां क्या करती हैं कि अपने अपने उम्मीदवार, अपने अपने व्यक्ति को मनोनीत करती हैं, जिन्हें पार्टी का चुनाव और समर्थन मिलता है, जिसे हम आम भाषा में टिकट कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक आपराधिक मामले और अपनी संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। मतलब अपने बारे में उस नामांकन पत्र में सब कुछ लिखना पड़ता है। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं किसी भी स्कूल में, तो अपने बारे में सभी कुछ लिखते हो। इसी तरह उम्मीदवार को भी चुनाव लड़ने के लिए एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। उसमें अगर उसने कोई आपराधिक मामले किए हैं, कोई भ्रष्टाचार किया है, तो वो अपनी उसकी संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति की अपने परिवार की संपत्ति कितनी है, तो उसके बारे में लिखना पड़ता है। उसकी शैक्षिक योग्यता, मतलब वो कितना पढ़ाई कर चुका है, उसकी योग्यता क्या है, उसकी दक्षता क्या है, वो उस सभी उस नामांकन पत्र में हमें भरना पड़ता है। जब जाकर उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। अगर उसने कोई आपराधिक मामला किया है, कोई भ्रष्टाचार किया है, कोई चोरी डकैती या कुछ भ्रष्टाचार वाले कार्य किए हैं, तो वो नामांकन पत्र नहीं भर सकता है। अगर उसके पास संपत्ति नहीं है, तो वो कैसे नामांकन पत्र भरेगा? नहीं भर सकता है। मतदाता, और अब हम पॉइंट पे आते हैं, मतदान और मतगणना। मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों ईवीएम को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है और एक तय तारीख पर उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती होती है। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं निर्वाचन क्षेत्र पे, तो वहाँ पे एक ईवीएम मशीन लगी हुई होती है। वो मशीन किसकी होती है? मतदान देने की होती है। तो वहाँ पे हम अपने जिस प्रतिनिधि, जिस उम्मीदवार को हम पसंद करते हैं, वहाँ पे अपना उस निशान पर हम अपना अंगुली लगा देते हैं, जिससे वो हमारा वोट उस उम्मीदवार के पास चला जाता है। उस वोटिंग मशीन एक सुरक्षित जगह पर रखी जाती हैं और सील होती हैं। वोट देने के बाद उसे एक सील कर दिया जाता है और सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। उसके बाद
जब सभी राज्यों के वोट हो जाते हैं तब एक तय तारीख निश्चित की जाती है और फिर उन मशीनों को खोलकर मतों की गणना की जाती है। वहाँ पर सभी पार्टी के एजेंट रहते हैं और उन्हीं एजेंट के सामने ये मतगणना, ये वोटिंग मशीन वोटिंग मशीन खोली जाती है जिससे मतगणना निष्पक्ष ढंग से हो सके। तो आज हमने इस टॉपिक को समझा। अब हम इसके प्रश्नोत्तर क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है? तो आम चुनाव और उपचुनाव क्या होते हैं? इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1, आम चुनाव। हमारे देश में, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं में चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं और 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं। अब हम उपचुनाव के बारे में पढ़ते हैं। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य प्रतिनिधि की मृत्यु या इस्तीफे से खाली होता है तब वहाँ जो चुनाव होता है उसे हम उपचुनाव कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सांसद और विधायक में क्या अंतर है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट दिया गया है जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को विधायक कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा, मतदाता सूची हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है और वोट देने जाते समय मतदाता को मतदाता पहचान पत्र या कोई अन्य निर्धारित पहचान पत्र साथ लेकर जाना होता है जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाले। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो हमारे अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में निम्न योग्यताएं होनी चाहिए। चुनाव लड़ने की इच्छुक हर उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट, उसने कोई आपराधिक मामला नहीं किया हो। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले नहीं होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का वर्णन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है आदि सभी नामांकन पत्र में होना चाहिए।
और यही एक उम्मीदवार की योग्यता होती है। तब वह जाकर उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र भर सकता है और इस तरह उस उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। तो ये सभी हमने प्रश्नोत्तर आज इस टॉपिक में किए हैं।